नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसका एजुकेशन मॉडल सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जापान। जापान के स्कूल आज पीसा रैंकिंग में दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन मॉडल्स में गिने जाते हैं। हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर लैब है, हर एक बच्चे के पास टैबलेट डिवाइस है, हाई स्पीड इंटरनेट दिया गया है हर एक बच्चे को। क्लास 5 से लेकर हाई स्कूल तक हर एक बच्चे को कोडिंग की एजुकेशन लेनी पड़ती है, उनको कोडिंग करनी पड़ती है, पाइथन, स्क्रैच जैसी लैंग्वेजेस में। हर बच्चा कोडिंग सीखता है, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। जापान के स्कूलों में हर एक स्टूडेंट के पास एआई लर्निंग मटेरियल होता है और आज दुनिया के एआई रेडी कंट्रीज में टॉप 10 पर शामिल है। हर बच्चा हफ्ते में 235 मिनट्स एवरेज गणित पढ़ने में लगाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी का परिणाम है कि जापान आज वैज्ञानिक साक्षरता में दुनिया में दूसरे नंबर पर देश है। जापान में टीचर बनने के लिए सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। शिक्षक वही बन सकता है जो काबिल हो, समर्पित हो और देश के प्रति जवाबदेह हो। जापान के एजुकेशन सिस्टम की एक और खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि स्कूलों में बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं। झाड़ू लगाना हो, बेंच साफ करनी हो, टॉयलेट साफ करना हो, वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं होता। बच्चे खुद सफाई करते हैं क्योंकि सफाई उनके लिए काम का नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का जरिया है। क्लास 6 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि अगर उसको फेल किया जाएगा तो उसका आत्मविश्वास कम होगा और उसमें सीखने के प्रति एक डर पैदा होगा। क्लास 4 तक के बच्चों को वहाँ नैतिकता, व्यवहार, वैल्यूज इन सब में प्रशिक्षित किया जाता है। अगर हम जापान के एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो हमें जापान के इतिहास में 1700 साल पीछे जाना पड़ेगा। 30वीं सदी से पहले के जापान के इतिहास से शिक्षा को समझना शुरू करना पड़ेगा। उस समय जब जापान कोई देश नहीं, छोटे छोटे कबीलों का एक एरिया हुआ करता था और हर एक कबीले का अपना मुखिया होता था, उसकी अपनी अपनी परंपराएं होती थी। कबीलों में बच्चे शिकार खेलना, खेती करना, मछली पकड़ना, सांस्कृतिक रीति रिवाज, धर्म की बातें, ये सब सीखते थे। लेकिन उसके लिए कोई औपचारिक स्कूल नहीं था, कोई पाठ्यक्रम नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, कोई फॉर्मल टीचर्स नहीं होते थे। बस बुजुर्गों से, पुजारियों से, शिकारियों से, योद्धाओं से मौखिक परंपरा में सीखने सिखाने का काम चलता था। 3री सदी से पहले के जापान में यानी कि कबीलाई युग के जापान में सीखने सिखाने का मकसद जीवन जीना होता था। कोई सरकारी नौकरी करना या कोई सत्ता को सपोर्ट करना, उसके लिए एजुकेशन नहीं होती थी। उसके बाद जापान में 3री सदी में आया यामातो युग। यामातो जापान का पहला संगठित राज्य था, जब बहुत सारे कबीलों को इकट्ठा करके एक राज्य बनाया गया। यामातो उसके सम्राट बने और यामातो ने कहा कि मैं सम्राट हूं और सम्राट जो है वो स्वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्वर्ग से उत्पन्न शाही वंश होता है। शुरुआत में यामातो एक छोटे से हिस्से तक थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे जापान में उन्होंने कबीलों को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इकट्ठा किया और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो सम्राट की सत्ता को वैध ठहराने के लिए पढ़े लिखे वर्ग की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ी, औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ी। और यहां से शिक्षा का एक नया उद्देश्य जापान में तय हुआ। शिक्षा को एक नया काम दिया गया कि शिक्षा राजा की शक्ति को पवित्र और स्थायी दिखाने का काम करेगी। शिक्षा दी जाएगी कि प्रशासन के लिए साक्षर अधिकारी तैयार हों। शिक्षा दी जाएगी ताकि धार्मिक संस्थानों को मजबूती देने के लिए ग्रंथों की समझ बने। चाइनीज स्क्रिप्ट तब जापान में आई थी, तो चाइनीज स्क्रिप्ट समझाने के लिए, सिखाने के लिए शिक्षा दी गई, औपचारिक शिक्षा शुरू की गई। बौद्ध धर्म तब जापान में आया था। चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज जापान में आई थी। इन सब के लिए औपचारिक शिक्षा जापान में पहली बार शुरू हुई यामातो पीरियड में। शिक्षा का पहला राजनीतिक उद्देश्य था राज्य, धर्म और सत्ता को स्थायित्व देना। यानी कि शिक्षा जीवन जीने के लिए नहीं, सत्ता के संरक्षण के लिए औपचारिक शिक्षा की स्थापना की जा रही थी। और ये शिक्षा
उस समय के जापान की आम जनता के लिए नहीं थी। राजा, पुरोहित, कुलीन वर्ग के लिए शिक्षा, औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। ये भी कह सकते हैं कि उस समय के जापान में शिक्षा एक राजनीतिक उपकरण के रूप में शुरू हुई। यानी कि जापान की राजनीति में राजनीति और धर्म की स्थापना के लिए, उसको मजबूती करने के लिए शिक्षा का जन्म हुआ। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं ये उस दौर की है जब जापान एक संगठित राज्य बन चुका था, कबीलों से आगे बढ़ चुका था, राजा की सत्ता मजबूत हो चुकी थी और शिक्षा सिर्फ जरूरत नहीं, राजा का एक औजार बन चुकी थी। यमोतो के बाद आया नारा और हिएन का काल, 710 से लेके 1185वें वर्ष तक। उस समय भी सम्राटों को पढ़े लिखे अधिकारी चाहिए थे धर्म चलाने के लिए, पुरोहित चाहिए थे और संस्कृति को सजाने के लिए कवि, कलाकार, विद्वान, ये सब चाहिए थे। लेकिन ये शिक्षा भी आम लोगों के लिए नहीं थी। ये भी शिक्षा थी सिर्फ शाही परिवार, राज दरबार और धार्मिक संस्थानों के लिए। समाज के प्रभावशाली वर्ग को नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, क्लासिकल काव्य पढ़ाने के लिए शिक्षा इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन गांव का किसान तब भी अनपढ़ था। शिक्षा अब भी ताकतवरों की जागीर थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सत्ता का चेहरा बदलने लगा। 11वीं सदी आते आते सम्राट सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक रह गए। असली सत्ता सम्राट के हाथ से निकलकर जमींदारों और योद्धाओं के पास चली गई। यहां से शुरू हुआ शोगुन युग, यानी सेनापति, यानी कि मिलिट्री डिक्टेटर का युग। जो सेनापति होते थे वो राजा से ज्यादा ताकतवर हो गए, सम्राट से ज्यादा ताकतवर हो गए। शोगुन युग की शुरुआत होती है जापान में 1185 से। अब जापान तलवारों के दम पर चलने वाला एक देश बन गया। शिक्षा का उद्देश्य भी बदल गया। अब शिक्षा का मकसद था वफादारी, सेवा और सैनिक अनुशासन। 1185 से आगे बढ़ते बढ़ते 1336 में पहुंचते हैं। एक और मिलिट्री डिक्टेटर का युग आता है, अशिकागा शोगुन। ये जापान के इतिहास का सबसे अस्थायी दौर था। हर ताकतवर जमींदार अब डेम्यो बन चुका था। समुराई लॉर्ड्स के बीच में खून खराबा चलता रहता था। पूरा का पूरा जापान एक जैसे युद्ध भूमि बन गया था। और जब देश जंग में उलझा हो तो शिक्षा कहाँ बचती है। शिक्षा की नींव भी हिल गई, स्कूल बंद हो गए, गुरु गायब हो गए। और उसके बाद आया जापान में तोकुगावा इएयासु, एक ऐसा समुराई जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। तोकुगावा के वंशजों ने अगले 265 साल तक जापान पर राज किया और यहीं से शुरू हुआ जापान का सबसे लंबा, सबसे शांत और सबसे स्थिर दौर। 265 साल तक जापान में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ और यही वो दौर था जब तलवारों को म्यान में डाल दिया गया और बच्चों के हाथ में कलम दी गई। जब कोई देश 265 साल तक युद्ध नहीं करता तो उसका ध्यान सत्ता पर नहीं, समाज के निर्माण पर जाता है। और जब समाज बनाना हो तो शुरुआत स्कूलों से होती है। पर सवाल था, शिक्षा किसके लिए और किस लिए? जवाब मिला, हर वर्ग के लिए, अपने अपने काम के लिए। तो समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम बना। समुराई बच्चों के लिए हांको स्कूल बने जहां उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता था, साहित्य और कन्फ्यूशियस का दर्शन सिखाया जाता था। किसानों को खेती की शिक्षा देने के लिए स्कूल बने, व्यापारियों को लेन देन सिखाने के लिए, हिसाब किताब सिखाने के लिए स्कूल बने और आम जनता के लिए तेराकोया स्कूल बने जो मंदिरों और समुदायों द्वारा चलाए जाते थे। यहाँ पे पढ़ाई होती थी, पढ़ना लिखना सिखाते थे, हिसाब किताब, व्यवहारिक जीवन की बातें सिखाते थे। और इस तरह सन 1800 तक 11,000 तेराकोया स्कूल थे जिनमें 7.5 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। वर्ष 1800 तक यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में एजुकेशन इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि जापान की पुरुष साक्षरता दर जो थी वो 40% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 15% थी। और ये अनुपात उस समय यूरोप से भी ज्यादा था। ये वो दौर था जब जापान ने तलवारें रख दी थी और किताबें उठा ली थी। उस समय के जो राजा थे, राजगद्दियों पर बैठे हुए लोग थे, जो लीडर्स थे, वो ये नहीं कहते थे कि जनता की जमीन छीन लो, जनता से लगाम लेके आओ। वो कहते थे हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाओ। और यही वो बुनियाद बनी जिसने आगे चलकर जापान को दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, अनुशासित और वैज्ञानिक सोच वाली सभ्यता में बदल दिया।
लेकिन तभी 1853 में अमेरिका के कमोडोर पेरी ने काले जहाज़ों यानी ब्लैक शिप्स के साथ जापान के बंदरगाहों पर हमला करने की धमकी दी। तोकुगावा शासन ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से शुरू हुआ मेइजी रेस्टोरेशन का युग। सम्राट मेइजी सिर्फ 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके पीछे एक बहुत शानदार एक विजनरी एडवाइजरी काउंसिल थी जिसने एक सवाल उठाया। अगर जापान को गुलामी से बचाना है, क्योंकि अमेरिका उनके दरवाजे पर खड़ा था गुलाम बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि अगर जापान को गुलामी से बचाना है तो हम सिर्फ हथियार से नहीं, शिक्षा क्रांति से लड़ाई लड़ेंगे। हुआ यूं था कि टोकुगावा युग में जापान ने खुद को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह काट लिया था। न किसी के साथ व्यापार करते थे, न किसी से तकनीकी आदान प्रदान करते थे, न विदेशी ज्ञान लेते थे, और 250 साल में दुनिया आगे निकल गई थी। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, अमेरिका वर्ल्ड के मैप पे उभर चुका था, लेकिन जापान उसी पुरानी सैन्य ताकत, कृषि ताकत, नैतिकता वाली शिक्षा में अटका रहा। मतलब यह कि अंदरूनी स्थिरता थी, लेकिन बाहरी दुनिया के मुकाबले जापान पिछड़ गया। यह भी शिक्षा का एक एंगल है। जापान कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर रहा था, कोई इंडस्ट्रियल एजुकेशन नहीं दे रहा था, मॉडर्न लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, उसकी कोई एजुकेशन नहीं हो रही थी। केवल ट्रेडिशनल और स्टैटिक एजुकेशन जापान अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा था। अब समस्या ये थी कि एजुकेशन जो थी वो समाज को स्थिर बना रही थी, स्टैटिक बना रही थी, आगे नहीं लेके जा रही थी। इसीलिए मेइजी रेस्टोरेशन हुआ। सत्ता सैनिक तानाशाहों से लेकर सम्राट को वापस दे दी गई, क्योंकि देश को नेतृत्व नहीं, विजन चाहिए था, और एजुकेशन इस विजन का सबसे बड़ा औजार बनी। मेइजी नेताओं ने समझा कि पश्चिम की ताकत उनकी तोपों में नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटीज में है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंजन किसी फैक्ट्री से नहीं निकलता, बल्कि स्कूल से चालू होता है, और राष्ट्र निर्माण का पहला हथियार है साक्षरता, विज्ञान और सोचने की आज़ादी। मेइजी नेताओं ने देखा कि पश्चिमी देशों में विज्ञान, गणित, भाषा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़े शानदार तरीके से हो रही है, और जापान अभी भी कन्फ्यूशियस एथिक्स पढ़ा रहा था। तो फैसला लिया गया कि अब हर बच्चे को मॉडर्न, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी जाएगी। जापान में फिर से एजुकेशन को एक नया उद्देश्य मिला, और अब शिक्षा केवल संस्कृति या सत्ता की रक्षा का उपकरण नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की रक्षा और भविष्य का निर्माण बन चुकी थी। तो इस तरह से जापान में आया वो ऐतिहासिक साल 1872, जब जापान ने एजुकेशन में एक इतिहास बनाया। एक नया कानून मेइजी नेताओं ने बनाया। हर बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य किया। गरीब हो या अमीर, लड़का हो या लड़की, इसमें कोई फर्क नहीं रखा। पूरे देश में 28,000 नए स्कूल्स खोले गए 1872 में। 6 साल से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे के लिए शिक्षा फ्री की गई, सरकार की ओर से की गई और कंपलसरी की गई। हर बच्चे को एजुकेशन लेना अनिवार्य हुआ। याद करिए, यही कानून भारत में 2009 में बनाया गया है। उसके पहले भारत में पढ़ना हर बच्चे के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन 2009 में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया और अपने देश में यह कानून लागू किया कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सरकार पढ़ाएगी। यह निर्णय जापान में 1872 में उस वक्त के राजाओं ने ले लिया था, 137 साल पहले। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उस दौर में हो रहा था जब भारत में लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। अब सवाल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जापान ने 1872 में क्या किया। सवाल यह है कि जब जापान लगभग 150 साल पहले अपने हर बच्चे को स्कूल भेज रहा था, उस वक्त हम कहाँ थे? आप कह सकते हैं कि हम तो गुलाम थे, हमारे एजुकेशन पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। चलो मान लिया, तब हमारे हाथ बंधे थे। लेकिन आज आज़ादी के 8वें दशक में, इस समय जब आज जापान अपने हर बच्चे को क्लास 5 से कोडिंग और एआई सिखा रहा है, तब भारत में करोड़ों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां एक छत तक नहीं है। अगर वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो छत उनके सर पे गिर जाती है और उनकी डेड बॉडी घर आती है। जहां बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं वहां ना तो ढंग के शिक्षक हैं, ना लैब है, ना गणित के लिए गिनती की समझ कराने वाली कोई सिस्टम है। अब भी हम इतिहास का बहाना बनाएंगे? इसको समझना पड़ेगा। जिस समय गुलामी का संकट जापान के दरवाजे पे खड़ा था, जापान के नेताओं ने शिक्षा में वो बदलाव कर दिए
जो उस समय जापान में कोई सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने 3 सबसे बड़े बदलाव किए। एजुकेशन में औद्योगिकरण को लेकर आए, बच्चों को मशीन, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग इस सब की बेसिक समझ दी। सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एजुकेशन को अपडेट किया गया। डिसिप्लिन, सिविक सेंस, टेक्नोलॉजी इन सब की पढ़ाई शुरू हुई। प्रशासन में टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी तो शिक्षा में बदलाव किए गए। मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, लॉ, पब्लिक सर्विस इन सब की एजुकेशन दी गई। इसलिए हर बच्चे को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी बन गया। जापान ने कहा कि हर एक बच्चा हमारे देश की इमेज बनाएगा। भारत में हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारा जो बच्चा स्कूलों में आ रहा है वो हमारा वोट है, हमारे लिए कोई स्कीम है या हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। और जब सोच साफ नहीं है तो नीति कैसे साफ होगी, और जब नीयत ही उलझी हो तो भविष्य कैसे उजला होगा। जापान में आज वहां की 80% आबादी स्कूल एजुकेशन से पूरी तरह शिक्षित है। भारत में अभी हम लिखना, पढ़ना, आना, साइन करना, ABCD सीखने की बात कर रहे हैं 74% जनता के लिए कि हमारा लिटरेसी रेट कहां पहुंच गया है। लेकिन जापान की 80% पॉपुलेशन स्कूल एजुकेशन को पूरी तरह पूरा करती है। वो न केवल पढ़ना लिखना जानती है बल्कि सोचने, समझने और जिम्मेदार नागरिक बनने की पूरी एजुकेशन हासिल कर चुकी होती है। और भारत में क्या हुआ, एजुकेशन कभी भी किसी सरकार की टॉप 3 प्रायोरिटीज में भी नहीं रही। हर सरकार ने या तो स्कूलों को उदासीनता से देखा या फिर वादों की राजनीति से एजुकेशन को ढक दिया। 75 साल में कुछ गिने चुने चमकते हुए स्कूल तो जरूर बनाए गए, लेकिन करोड़ों बच्चों को आज भी टपकती हुई छतों, टूटी हुई बेंचों और अधूरे सपनों के हवाले छोड़ दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, भारत में एजुकेशन पर अब बहस भी नहीं होती, ना संसद में, ना मीडिया में, ना चुनावी भाषणों में। जैसे देश ने ये मान लिया हो कि एजुकेशन का सुधरना अब मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी हार है, चुपचाप स्वीकार कर लेना कि एजुकेशन कभी भी हमारा मुख्य एजेंडा बन ही नहीं पाएगी। जब दुनिया के देश अपने बच्चों को AI, रोबोटिक्स और क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, भारत का बच्चा आज भी डेफिनेशंस, राइटिंग, मेमोराइजेशन रट रहा है। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। नंबर 1, जैसे अब तक चलता आया है वैसे चलता रहे, हर साल नई स्कीम्स आए, हर चुनाव में नई अनाउंसमेंट्स हों, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म ना हो। या फिर हम कहें कि अब बहुत हुआ, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। हर बच्चे को 21वीं सदी की तैयारी दो। कोडिंग, AI, थिंकिंग, लीडरशिप जैसे स्किल्स हर स्कूल में पहुंचाओ। और ये काम सिर्फ किताबों और ऐप से नहीं होगा, इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, ईमानदार इच्छा शक्ति चाहिए नेताओं में। और यही असली सवाल है कि क्या भारत के नेता चाहते हैं कि इस देश का बच्चा दुनिया का नेतृत्व करे या फिर वो हमेशा दूसरों के लिए मजदूर बनकर काम करता रहे। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा असल में अगला इनोवेटर बने, या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल अगले सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी करता रहे। दुनिया अपने बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है और हम आज भी 19वीं सदी की किताबों, इमारतों और सोच में अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके देश, हमारे देश, हम सब के भविष्य की लड़ाई है। और इसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है, आज अभी आपसे। तो अगर आप इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने हर दोस्त, रिश्तेदार, शिक्षक और माता पिता तक पहुंचाइए। और फिर खुद से पूछिए कि क्या मैं ऐसी राजनीति का साथ तो नहीं दे रहा हूं जो शिक्षा को आखिरी पायदान पर रखकर चलती है। और अगर नहीं तो तय कीजिए, अब से मैं उसी नेता को चुनूंगा जो स्कूल को मंदिर समझे और शिक्षा को सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म। शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा, और देश तभी बदलेगा जब हम और आप राजनीति को बदलने का फैसला करेंगे। जय हिंद।